फिल्म की शुरुआत में ही हम एक वेनसडे नाम की लड़की को देखते हैं जिसका आज स्कूल में पहला दिन था। इसकी हरकतों और पसंद नापसंदों की वजह से ये कोई आम लड़की नहीं लगती थी। स्कूल में आकर जब वो अपने लॉकर को खोलती है तो वहाँ पे उसको उसका भाई बंधा हुआ मिलता है और वो जैसे ही अपने भाई को खोलने लगती है फ़ौरन ही उसे कुछ ख्याल आने लगते हैं, जिसमें वो उन लड़कों को देखती है जिन्होंने इसके भाई को यहाँ पे बंद किया हुआ था। वहाँ से उन लड़कों के पास जाती है उन्हें सबक सिखाने के लिए। वहाँ वो लड़के पूल में तैरने की प्रैक्टिस कर रहे थे। वहाँ पे वो पूल में मछलियों को छोड़ देती है जो कि काटती हैं। बाकी के बच्चे तो पूल से बाहर आ जाते हैं मगर एक बच्चा नहीं आ पाता। एक मछली उसकी टांग पर काट लेती है। उसकी इस हरकत पे स्कूल वाले उसको वहाँ से निकाल देते हैं। उसने पहली बार ऐसा नहीं किया था बल्कि ऐसे वो पहले भी बहुत बार कर चुकी है। तो इसीलिए उसके माँ बाप उसको एक अकेडमी में ले जा रहे थे क्योंकि वहाँ वेडनेसडे जैसे ही बच्चे ही पढ़ते थे, मतलब कि जिनकी हरकतें सबसे हटकर होती थी। वो वहाँ जाना तो नहीं चाहती थी मगर मजबूरन उसे वहाँ पे जाना ही पड़ता है। अकेडमी के पास वाले जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पे एक शिकार करने आया था। वो जंगल के बहुत अंदर जाकर एक जगह पर बैठ जाता है, चाय पीने लगता है, मगर अचानक से वहाँ पे तभी कोई एक चीज़ आती है और उसको जान से मार देती है। वेडनेसडे और उसके माँ बाप अकेडमी पहुँचकर वहाँ की प्रिंसिपल के पास जाते हैं। प्रिंसिपल भी वेडनेसडे की तरह ही आउटकास्ट होती है। आउटकास्ट में जलपरी, वेयरवुल्फ, वैम्पायर्स, चुड़ैल और ऐसे लोग शामिल थे जिनमें जादुई ताकतें पाई जाती हैं। और इस तरह के ही सारे बच्चे इस एकेडमी में पढ़ते हैं। वेडनेसडे के साथ में जिसने कमरे में रहना था यानी उसकी रूममेट, उसने अपने कमरे को काफ़ी रंगीन बनाया हुआ था, इसलिए सब कुछ वेडनेसडे को पसंद नहीं आता क्योंकि उसे तो सिर्फ काला रंग पसंद है। यहाँ का सारा माहौल देखकर वो मुंह बना लेती है। तभी उसकी रूममेट उससे पूछती है, तुम ठीक हो ना, क्या हुआ तुम्हें? जिस पर उसके डैड जवाब देते हैं कि मेरी बेटी बहुत अजीब है, काफ़ी बोर है, बस तुम इसे जिंदा लाश ही समझो। अपने डैड की बातें सुनकर वेडनेसडे उन्हें घूरने लगती है। फिर उसकी रूममेट उसे पूरी एकेडमी घुमा रही थी। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और उसकी फेसबुक आईडी मांगता है, जिस पर वो कहती है मैं कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि सोशल मीडिया हड्डियों को सड़ा देने वाली एक बीमारी है, कुछ भी नहीं। जाने से पहले वेडनेसडे की मॉम उसे कहती है कि अब तुम यहाँ से कभी भाग नहीं पाओगे, जिस पर वो कहती है कि देख लीजिएगा, आपसे वादा करती हूँ कि मैं जल्दी ही यहाँ से भाग जाऊँगी। वहाँ से जाते वक्त वेडनेसडे के डैडी वहाँ पे एक उसका हाथ छोड़ देते हैं जो कि हर टाइम वेडनेसडे पे नज़र रखता है। उधर जंगल में जो पुलिस वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आती है तो वहाँ पे उस शिकारी की लाश मिलती है जिसके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पे फेंके हुए पड़े हुए थे। ऐसा इस जंगल में पहली बार नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसा तीसरी बार हो चुका है। और वेडनेसडे अपने कमरे की सारी रंगीन चीज़ें हटा देती है और अपनी रूममेट से कहती है कि शोर मत करो, कमरे में शांति बनाओ, ये मेरे नॉवल लिखने का वक्त है। मगर वो तो गाना बजा के डांस करने लगती है, जिस पर वेडनेसडे को गुस्सा आ गया था और वो उसे गाना बंद करने को कहती है। तब वो रूममेट उसे पंजे दिखाकर डराने लगती है क्योंकि वो थी एक वेयरवुल्फ, मतलब कि आधी इंसान आधी वेयरवुल्फ। तभी वहाँ पे एक टीचर आती है जो काफ़ी अच्छी थी और वो वेडनेसडे को वेलकम के तौर पर एक फूल गिफ्ट करती है। अगले दिन वेडनेसडे कहीं जा रही थी तो उसके डैड का छोड़ा हुआ हाथ उसे छुप छुप कर देख रहा था और फिर तभी उसके ऊपर एक स्टैचू गिरने वाला था। मगर ठीक वक्त पर एक लड़का जिसका नाम जेवियर है वो उसे बचा लेता है, मगर इस हड़बड़ी में वो बेहोश हो जाती है। मगर जब उसे होश आता है तो वो उसको थैंक यू बोलने के बजाय उससे उल्टा लड़ने लगती है कि तुम मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूँगी, तुमने मुझे बचाकर गड़बड़ कर दी, मेरी इतनी अच्छी मौत को टाल दिया। जेवियर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ, जब हम 10 साल के थे तब हमारी मुलाकात हुई थी, हम दोनों खेल रहे थे, जब मैं जाकर वहाँ पे एक ताबूत में जाकर छुप गया। लोग मुझे जलाने ही वाले थे मगर तुमने मेरी जान बचाई थी और आज मैंने तुम्हारी जान बचाकर हिसाब बराबर कर दिया। वेडनेसडे जब अपने कमरे में आती है तो उसे अपने बेड पर कुछ महसूस होता है। वो जैसे ही बिस्तर हटाती है तो वहाँ उस हाथ को देखकर फ़ौरन उसको पकड़ने की कोशिश करती है। वो उसे पकड़ लेती है और उससे बोलती है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वो हाथ कहता है कि मुझे तुम्हारे डैड ने तुम पर नज़र रखने के लिए कहा है, इसलिए वो मुझे यहाँ पर छोड़ कर कहते हैं। तभी वेडनेसडे कहती है मगर आज के बाद तुम मेरे लिए काम करोगे, वरना मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए दराज में बंद कर दूंगी। और वो हाथ मान जाता है कि ठीक है, मैं हर तरह से तुम्हारी इस काम में मदद करूँगा। तभी अगले दिन प्रिंसिपल वेडनेसडे को एक डॉक्टर के पास ले जाती है क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होता कि वेडनेसडे का दिमागी हालत ठीक नहीं है। मगर वो वहाँ पे कोई बहाना बनाकर हाथ की मदद से खिड़की खोलती है और वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से भागते हुए वो वहाँ पे एक आदमी से टकरा जाती है जिसे तुरंत उसे ख्याल आता है कि इस आदमी का तुरंत एक एक्सीडेंट होने वाला है जिसमें वो मर गया है। मगर वो इस बारे में उस आदमी को कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे खून खराबा बहुत पसंद है। तभी वो एक होटल में जाती है, वहाँ पे जिस एक वेटर से मिलती है। वो काफ़ी परेशान दिख रहा था क्योंकि उसकी कॉफ़ी मशीन ख़राब हो गई थी। वेडनेसडे उसे कहती है कि मैं तुम्हारी कॉफ़ी मशीन ठीक कर सकती हूँ, मगर इसके बदले तुम्हें मुझे स्टेशन पे छोड़ना होगा, और वो मान भी जाता है।
वेडनेसडे उसकी कॉफ़ी मशीन ठीक कर देती है और फिर वो कहता है कि तुम बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, मेरी शिफ्ट ख़त्म होने वाली है और उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वेडनेसडे वहाँ बैठी हुई इंतज़ार कर रही थी कि तभी वहाँ पे कुछ शरारती बच्चे आकर उसको परेशान करने लगते हैं, जिस पर उसे गुस्सा आ गया था और वो उन लड़कों को अकेले ही बहुत मारती है, अच्छा सबक सिखाती है। और इतने ही देर में वो जो वेटर, उसके जो डैड जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे, वो वहाँ पे पहुँचते हैं। तोड़फोड़ देखकर जब वो अपने बेटे से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था, तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, बस कुछ लड़के उसको परेशान कर रहे थे, उसने उसे अच्छा सबक सिखा दिया। तभी यहाँ पे एकेडमी की प्रिंसिपल भी आ जाती है और उनसे सॉरी बोलकर वेडनेसडे को वहाँ से ले जाती है। और वो रास्ते में काफ़ी गुस्सा करती है कि तुम कैसे झूठ बोलकर मेरे से वहाँ से झूठ बोलकर भाग गई थी। तभी उन्हें वहाँ पे रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ नज़र आता है, जो कि उसी आदमी का था जिससे वेडनेसडे टकराई थी। जो देख प्रिंसिपल काफ़ी घबरा जाती है, तो प्रिंसिपल बोलती है कि मेरी दुआ है कि ड्राइवर को कुछ ना हुआ हो। तभी वेडनेसडे कहती है कि वो तो मर गया है और उसकी गर्दन भी टूट गई है। एकेडमी में आते ही वेडनेसडे वहाँ पे गिटार बजाने लगती है, जिसकी धुन प्रिंसिपल को काफ़ी पसंद आ रही थी और उसके साथ साथ वहाँ के बच्चों को भी काफ़ी पसंद आई थी। उसकी रूममेट जब कमरे में आती है तो उसकी नज़र हाथ पर पड़ती है और उसके बारे में वो उस वेडनेसडे से पूछती है, जिस पर वेडनेसडे जवाब देती है कि ये एक हमारी एडम फैमिली का एक मेंबर है। तभी हम एक अनजान लड़के को देखते हैं जो लाइब्रेरी में जाकर एक किताब से एक पेज फाड़ लेता है, जिस पर एक चित्र बना हुआ होता है। उधर हाथ वो उस वेटर के घर पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और उसे मारने लगता है। हाथ उसे बैठने का इशारा करके उसे वेडनेसडे का नंबर देता है, कॉल करने को कहता है। तभी वो कॉल पे उससे कहती है कि हमारी एकेडमी में एक त्यौहार मनाने वाला है, यहाँ पे सभी बच्चे आएंगे, मैं वहाँ से भागने वाली हूँ, अगर तुम मुझे वहाँ से स्टेशन तक पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें काफ़ी अच्छा इनाम दूँगी। जब वो त्यौहार में जाती है तो वो देखती है कि प्रिंसिपल की नज़र उस पर ही है। तभी वो एक आदमी को पैसे देकर उस प्रिंसिपल का ध्यान भटकाने के लिए कहती है। एकदम से वहाँ पे वेटर आके वेडनेसडे से मिलता है, उसके डैड का एक पुलिस रिकॉर्ड उसको देता है, जो उसने अपनी डैड की फाइल में से चुराया था, क्योंकि उसके डैड जो पुलिस ऑफिसर जो थे। वेडनेसडे उस रिकॉर्ड को लेकर वहाँ से जाने लगती है, तो तभी वो उस लड़के से टकरा जाती है जिसने बुक में से वो पेज फाड़ा था। टकराते ही वेडनेसडे को उस लड़के की मौत के ख्याल आने लगते हैं, जो थोड़ी देर में मरने ही वाला था। वो लड़का अब जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी वेडनेसडे उस लड़के के पीछे पीछे जाती है और बोलती है कि रुक जाओ, जंगल में मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। तभी वो लड़का अपने जादू से वेडनेसडे को दीवार पर टांग देता है और बोलता है कि खतरा मैं नहीं तुम हो, और मैं इस खतरे से पूरे बच्चों को बचा रहा हूँ। उस दिन स्टैचू को मैंने ही तुम्हारे ऊपर गिराया था, जिसके बाद वो उसे एक तस्वीर दिखाता है कि इस तस्वीर में तुम ही हो, जिसे मेरी मॉम ने 25 साल पहले बनाया था। और वो उस वक्त की बात है जब वो इस अकेडमी में पढ़ती थी। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि इस लड़की को मार के तुम्हें यहाँ पे इसको रोकना होगा, वरना तुम इसके साथ साथ पूरी दुनिया को ही तबाह कर दोगी। वो एकदम से ही वेडनेसडे को मारने वाला था, तभी वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आके और उस लड़के पे हमला कर देता है और उसे बड़ी ही बेरहमी से उसको मार देता है। उसके बाद वेडनेसडे को हम उसके कमरे में देखते हैं, जिसने अपने दिमाग में से यहाँ से भागने का ख्याल ही ख़त्म कर दिया था, क्योंकि अब उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे कि मैं इस दुनिया के लिए खतरा कैसे हूँ, एक मॉन्स्टर ने मेरी जान क्यों बचाई, और साथ ही उसके डैड का वो केस जिस पे उसके डैड के ऊपर एक कत्ल का इल्ज़ाम था। अब अगले दिन वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पे आते हैं, क्योंकि वेडनेसडे ने ये रिपोर्ट लिखवाई थी कि एक अनजान लड़की की मौत मैंने अपनी आंखों से होती हुई देखी, जो कि जंगल में हुई थी, मगर पुलिस को वह ना कोई लाश मिलती है और ना ही कोई ठोस सबूत। तभी वो पुलिस अंकल वेडनेसडे से पूछती हैं कि तुम इतनी रात में जंगल में कर क्या रही थी। मैंने जंगल में उस लड़के को जाते हुए देखा था, और जब मैंने उसका पीछा किया तो एक बड़े से मॉन्स्टर ने आकर उसको मार दिया और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। फिर फ़ौरन पुलिस ऑफिसर से कहती है कि उस लड़के का कोई कत्ल नहीं हुआ, वो जिंदा है, बस यहाँ से भाग गया है। इसीलिए आपको वेडनेसडे की बातों का यकीन नहीं करना चाहिए। अक्सर इसे इस तरह के दौरे पड़ते रहते हैं, हम इसका इलाज करा रहे हैं, जल्दी ये ठीक हो जाएगी। प्रिंसिपल वहाँ से जाती है तो वेडनेसडे ऑफिसर से कहती है कि जंगल में कोई तो है जो सबको मार रहा है और उसी ने ही उस लड़के को मारा है। मगर तभी वहाँ वो लड़का आया था जो जिंदा था और एकदम सही सलामत था। और अगले दिन जब वेडनेसडे को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर उससे पूछती है कि क्या ये अफवाह तुमने इसलिए फैलाई, सबका ध्यान खींचने के लिए। जिस पर वेडनेसडे बोलती है कि मैं जानती हूँ मैंने क्या देखा है, मुझे तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन जब वेडनेसडे को पता चलता है कि उस लड़के को बिना किसी वजह के उस अकेडमी से निकाला जा रहा है, इसीलिए वो अपने साथ ही उस हाथ को उस लड़के के पीछे लगा देती है। अब प्रिंसिपल के कहने पर वेडनेसडे एक एक्टिविटी में हिस्सा लेती है, जहाँ वो एक क्लब ज्वाइन करती है, जहाँ उसके साथ में सिर्फ एक ही लड़का था। उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। जब हाथ उस लड़के को देखता है, उसके पीछे जाता है कि वो अपना रूप बदल रहा है। पहले वो एक बूढ़ा इंसान, फिर उसके बाद में एक एकेडमी की प्रिंसिपल का रूप ले लेता है।
हाथ आकर ये सारी बात वेडनेसडे को बता देता है। और जब क्लास शुरू होने वाली थी तो जेवियर उससे कहता है कि मेरे साथ वाली सीट खाली है, तो तुम यहाँ पे क्यों नहीं बैठ जाती। वो उसके साथ आके बैठ जाती है तो वो देखती है कि जेवियर यहाँ पे एक मकड़ी की तस्वीर बना रहा था और वो उसे जिंदा भी कर देता है अपने जादू से। मगर एक ही झटके में वेडनेसडे उसे मार देती है और उसकी राख उड़ा देती है। तभी एक लड़की खड़ी होती है जो कि बहुत ही और वहाँ पे वेडनेसडे से उसकी बहस हो जाती है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बहुत चिढ़ती थी। फिर तभी वेडनेसडे अपनी रूममेट को अपनी जगह उस क्लब में भेज देती है और खुद वो चली जाती है एकेडमी के उस जंगल में जहाँ पे उसने उस मॉन्स्टर को देखा था। तभी उस जंगल में वेडनेसडे को वहाँ पे उस अनजान लड़के का टूटा हुआ चश्मा भी मिलता है। वही अनजान लड़का मॉन्स्टर ने जिस लड़के को मारा था। वो जैसे ही इस चश्मे को छूती है तो उसको दोबारा से ख्याल आने लगते हैं और वो लाइब्रेरी में एक किताब को देखती है। तो वेडनेसडे उस किताब को खोजने के लिए लाइब्रेरी में चली जाती है, मगर उसे वहाँ पे इस तरीके की कोई भी किताब नहीं मिलती। जिसके बाद वो चुपके से जेवियर के कमरे में चली जाती है क्योंकि वो लड़का और जेवियर एक ही कमरे में रहते थे। वेडनेसडे और हाथ उस किताब को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जेवियर आ जाता है तो वेडनेसडे उसके बेड के नीचे छुप जाती है। तभी जेवियर के पास में वो विलन लड़की भी आती है तो कहती है कि तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो, अच्छा गुस्सा छोड़ो, सुलह कर लो। जिस पर वो मना कर देता है। मना करने पर उस विलन लड़की को लगता है कि ये सब वो उस वेडनेसडे की वजह से कर रहा है कि कल मैं वेडनेसडे समेत इस सभी साथियों की कश्तियों की धज्जियां उड़ाने वाली हूँ। वेडनेसडे और हाथ भी ये सारी बात सुन लेता है और अपने रूम में आने के बाद में वेडनेसडे अपने रूममेट से बोलती है कि कल जो कश्तियों की रेस होने वाली है उसमें भी मैं हिस्सा लूँगी और उस घमंडी लड़की विलन को हरा कर ही रहूँगी। तभी अगले दिन जब रेस शुरू होने वाली होती है कि बताया जाता है कि इस मुकाबले का कोई भी उसूल कानून नहीं है। जो भी टीम सबसे पहले गुफा में जाकर उस झंडे को लेकर आएगी वही टीम जीत जाएगी। जिसके फ़ौरन ही बाद गेम शुरू हो जाती है और विलन भी अपनी चालें चलना शुरू कर देती है। वो अपनी जलपरी साथी की मदद से एक टीम की कश्ती को तोड़वा देती है जिससे वो पूरी टीम पानी में गिर जाती है। मगर जैसे ही वो जलपरी वेडनेसडे की कश्ती की तरफ आ रही होती है तो वो हाथ उस पर जाल फेंककर उसको पहले ही फंसा देता है। अब किनारे तक सिर्फ 3 ही टीम पहुंच पाती हैं और जब सारे लोग झंडा लेने के लिए अंदर की तरफ भागते हैं तो उसकी रूममेट अपने नाखूनों से सबकी कश्तियों में गड्ढा कर देती है। सभी के साथ झंडा लेकर वेडनेसडे जब आ रही होती है तो उसे एक ख्याल आता है कि वो जिसमें एक अपनी ही तरह एक लड़की को देखती है जिसके हाथ में वो किताब थी। होश में आने पर झंडा लेकर वेडनेसडे वहाँ से भाग जाती है, वापस से नाव में जाकर बैठ जाती है। जोकर्स की कश्ती तो छेद होने की वजह से वहीं पर रुक जाती है और डूब जाती है, जबकि जलपरी वेडनेसडे की कश्ती पर दोबारा से हमला करने लगती है। तभी हाथ पानी में जाकर बहुत ज़ोर से मुक्का मारता है। तभी वेडनेसडे अपनी कश्ती में से बहुत सारे तीर निकालकर अपनी विलन की कश्ती में छेद कर देती है और जीत जाती है। अब ये 4 साल में पहली बार हुआ था जब उस विलन को किसी ने हराया था, इसीलिए आज वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। रात के वक्त वेडनेसडे एक स्टैचू के पास जाती है जिसके हाथ में एक किताब थी। किताब में लिखी हुई चीज़ों को पहेली को जैसे ही सुलझाती है उसके सामने एक रास्ता खुल जाता है। जब वो उस रास्ते से अंदर जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पे उसके मॉम डैड के अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं। उसे वहाँ वो किताब भी मिल जाती है जिसकी वो तलाश कर रही थी। जैसे ही वेडनेसडे उस किताब को लेकर वहाँ से जाती है तभी वेडनेसडे के ऊपर कोई हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। और उसे जैसे ही होश आता है तो वो देखती है कि उसे कुछ लोगों ने बंदी बनाया हुआ है जिन्होंने मास्क भी लगाए हुए थे। मगर उनकी आवाज़ सुनते ही वेडनेसडे उन्हें पहचान जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है कि तुम अपने अपने मास्क हटा सकते हो। असल में वो लोग और कोई नहीं बल्कि विलन और उसके साथी थे। इसी दौरान वो वहाँ पे अपनी रस्सी भी खोल चुकी थी और वहाँ से जाने लगती है। तुम सब छोटे बच्चे हो, अगवा करना भी तुम्हें ठीक से नहीं आता। वापस आकर वो उस तस्वीर को उस किताब पे लगाकर पूरा बना के जोड़ लेती है जिसे उस लड़के ने किताब से फाड़ दिया था और वो उसे पढ़ने लगती है। अब अगले दिन प्रिंसिपल सभी बच्चों को एक प्रोजेक्ट देती है जिसमें उन्हें जाकर शहर की सारी दुकानों पर काम करना था। शहर पहुंचने के बाद में वेडनेसडे जेवियर को वो किताब दिखाकर पूछती है कि क्या तुम इस किताब को पहचानते हो, जिस पर वो कहता है कि हाँ, इस किताब को लेकर मेरे और उस लड़के के बीच में लड़ाई भी हुई थी जिसके बारे में तुमने कहा था कि मॉन्स्टर ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। ये किताब एक जादूगर की है और 30 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है। तुम इसके साथ क्या कर रही हो? ये सुनकर वो उससे पूछती है कि तुम उस जादूगर के बारे में और क्या जानते हो। कहता है कुछ खास नहीं, अगर तुम उस जादूगर के बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें उसके घर जाना होगा जो काफ़ी पुराना की खास घर है। एकेडमी के सारे बच्चे अलग अलग जगह पे काम करने लगते हैं और वेडनेसडे एक वेट्रेस बनी थी जिसका नखरा गुस्सा देखकर कोई भी उससे सामान नहीं लेता। वेडनेसडे का दोस्त पेस्ट्री खा रहा था कि तभी शरारती बच्चे आकर उसे परेशान करने लगते हैं और बस फिर होना क्या था, तभी वेडनेसडे वहाँ आती है और उन्हें खूब मारती है।
फिर उसके बाद वेडनेसडे अपने उस दोस्त को लेकर उस जादूगर के घर जाती है ताकि वो सारी सच्चाई जान सके कि बात क्या है। वहाँ जाते ही उसे जादूगर की बहुत सारी चीज़ें और एक पेंटिंग भी दिखाई देती है। उस पेंटिंग में वो उस लड़की को किताब पकड़े देखती है जो उसे उस गुफा के पास दिखी थी। उसके ख्याल में जब उस रेस में वेडनेसडे झंडा लेने गई थी तभी वहाँ उस पेंटिंग वाली लड़की की किताब भी मिल जाती थी, मगर वो खाली थी, मगर वो नकली थी। इतनी ही देर में वहाँ पे एक औरत आती है जिस पर वेडनेसडे पूछती है कि वो किताब कहाँ है। वो बोलती है कि वो किताब तो चोरी हो गई और इस वक्त जहाँ तुम खड़ी हो ये भी उस जादूगर का असली घर नहीं है। उसके बाद वेडनेसडे होटल में उस लड़के से मिलने जाती है जो कि वेटर था और उससे उस जादूगर का असली घर के बारे में पूछती है, जहाँ से वेडनेसडे अकेले ही उस घर में चली जाती है, जहाँ पे उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि कहता है कि ये मेरी जगह है, मेरा घर है, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो, निकलो यहाँ से। ये बात सुन के वेडनेसडे का साथी वो हाथ उसके मुंह पर ही हमला कर देता है, जिससे डरकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और वेडनेसडे को यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। मगर जब वो दरवाजे से बाहर जाती है कि फ़ौरन उसे वहाँ पे एक ख्याल आता है जिसमें वो देखती है कि वो जादूगर एक लड़की को चुड़ैल साबित करके इस घर में बंद कर देता है। वहाँ उससे पहले और भी बहुत लोग बंधे हुए थे। ये सारे लोग आउटकास्ट के थे, यानी कोई वैम्पायर था, कोई जलपरी, कोई वेयरवुल्फ, कोई चुड़ैल थी। इसीलिए जादूगर इन सबको शैतान समझता था। इसीलिए इन सबको वहाँ पे इकट्ठा करने के बाद में वो इस घर को आग लगा देता है। वो बच्ची जिसे जादूगर ने चुड़ैल साबित किया था वो बच्ची अपनी मॉम को आज़ाद करने की कोशिश करती है, मगर नहीं कर पाती है क्योंकि सभी लोगों को जंजीर के साथ ज़मीन से बांधा हुआ था। इसीलिए उस बच्ची को अपनी माँ के कहने पर बेसमेंट के रास्ते से वहाँ से भागना पड़ता है। तभी वो जादूगर जो कि बेहद ही जालिम था सभी आउटकास्ट के लोगों को जला देता है। तभी वो लड़की वेडनेसडे के पास आती है और कहती है कि वो बहुत जालिम है, वो हम सबको मार देगा। इतनी ही देर में वो जादूगर भी वहाँ आ जाता है जिससे वेडनेसडे डर जाती है और बेहोश हो जाती है। होश में आते ही वो कहती है कि मैंने उस लड़की को देख लिया, उसने मुझसे बात भी करी, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे ख़ानदान की कोई मेंबर है। तभी वहाँ वो जंगल वाला मॉन्स्टर आकर इस घर पर हमला कर देता है, मगर जब उसकी नज़र वेडनेसडे पर जाती है तो वो यहाँ से भाग जाता है। हाथ और वेडनेसडे उस मॉन्स्टर का पीछा करते हैं और देखते हैं कि मॉन्स्टर के कदमों के निशान तो इंसानी कदमों के निशान में बदल गए। अगले दिन उस जादूगर की मूर्ति को इज्जत के तौर पर यहाँ पे लगाया जाने लगा, क्योंकि शहर के लोग तो उसे अपना हीरो ही मानते थे और वेडनेसडे को वहाँ पे गिटार बजाने के लिए बुलाया गया था। जैसे ही वो मूर्ति लगाकर अपना काम करने लगते हैं तभी वो हाथ तिल्ली फेंककर मूर्ति को आग लगा देता है, क्योंकि वेडनेसडे के कहने पर उसने पहले ही मूर्ति पर पेट्रोल डाल दिया था। आग देखकर सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं, मगर वेडनेसडे अभी भी वहाँ बैठी हुई गिटार बजा रही होती है और साथ ही मूर्ति को जलता देख खुश भी हो रही थी। प्रिंसिपल को वेडनेसडे पे शक था, मगर उसके पास में वेडनेसडे के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। जिस पुराने घर में वेडनेसडे गई थी जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी था वो अभी भी वहीं रुका हुआ था, मगर तभी वो मॉन्स्टर वहाँ आता है और उस बूढ़े आदमी पर हमला कर देता है। मगर मरते मरते वो बूढ़ा आदमी उस मॉन्स्टर की 2-3 तस्वीरें अपने कैमरे में बना ही लेता है। पुलिस को जब ये खबर मिलती है तो वहाँ पे पहुँच जाती है, जहाँ पे उसके हाथ में एक कैमरा आता है जिसमें वो उस मॉन्स्टर की फ़ोटोज़ निकलती हैं। अगले दिन हाथ उस मुर्दागर जाकर उस कैमरे के ऊपर कोई चीज़ लगा देता है ताकि जो वो करे उसे कोई ना देख पाए, और दरवाज़ा खोलता है। तभी वहाँ से वेडनेसडे निकल के आती है। वो यहाँ पे उस बूढ़े आदमी के जख्मों को देखने आई थी जिसे उस मॉन्स्टर ने मारा था। उस बूढ़े आदमी की जख्मों को देखकर सारा डेटा अपने पास रिकॉर्ड कर लेती है, जबकि हाथ उसकी एक फ़ाइल बनाने में लग जाता है। तभी वहाँ डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं। तब छुपने के लिए वेडनेसडे एक बॉक्स में सो जाती है। डॉक्टर उस बॉक्स को खुला हुआ देखते हैं तो फ़ौरन उसे चेक करते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि ये भी एक लाश ही है, इसीलिए वो उस बॉक्स को बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। और हाथ जब उसको वहाँ से लेने के लिए आता है तो वो बोलती है कि मुझे तंग मत करो प्लीज़, मुझे यहाँ पर थोड़ी देर और सोने दो, मुझे मज़ा आ रहा है। और वेडनेसडे अपनी छानबीन से ये पता लगा लेती है कि वो मॉन्स्टर दरअसल में जिस्म के हिस्से को इकट्ठा कर रहा है। और अगले दिन जब वो अकेडमी जाती है तो उसे जेविल की गर्दन पर किसी के पंजों के निशान दिखते हैं। अब हम जेविल को किसी घर से बाहर आते हुए देखते हैं, क्योंकि वेडनेसडे को उस पर पहले से ही शक था, तो वो उसके पीछे करते करते वहाँ पर आ जाती है। अंदर आते ही उसको दिखता है कि वहाँ पे बहुत सारी मॉन्स्टर की फ़ोटोज़ और ड्राइंग्स दिखती हैं। तस्वीर को लेकर जैसे ही वेडनेसडे वहाँ से जाती है तो जेवियर उसको देख लेता है और उसको वो पेंटिंग वहाँ से ले जाने के लिए मना कर देती है, मगर उसका ध्यान भटकाने के लिए वो उससे बोलती है कि आज रात होने वाली डांस पार्टी में तुम मेरे साथ चलोगे। तभी वो जेवियर की बनाई मॉन्स्टर की ड्राइंग्स ले जाकर पुलिस ऑफिसर को दे देती है, जिस पर वो कहते हैं कि इससे हम किसी को भी नहीं पकड़ सकते, कोई ठोस सबूत लेकर आओ। अब वेडनेसडे अपनी सारी रिसर्च को अपने दोस्त के सामने रख देती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। उनमें से एक ड्राइंग को देखकर उसका दोस्त कहता है कि मैं इस जगह को जानता हूँ,
जिसके बाद वो वेडनेसडे को उस जगह पर ले जाता है। वो एक गुफा थी जिसके अंदर जाकर उन्हें बहुत सारी हड्डियाँ और एक हथकड़ी भी मिलती है। थोड़ा छानबीन करने पर उसे वहाँ एक बड़ा सा नाखून भी मिलता है। जिसके बाद वो जेवियर के पेंटिंग वाले केबिन में जाती है और डस्टबिन से एक कपड़ा जिस पर खून लगा हुआ था उस कपड़े को निकालकर अपने पास रख लेती है। और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती तभी वहाँ पे जेवियर आ जाता है। उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो मेरे केबिन के अंदर। उसकी बात टालकर वेडनेसडे उससे पूछती है कि ये जो चोट जो तुम्हारी गर्दन पे लगी हुई है ये तुम्हें कैसे लगी। तो जेवियर उस पर बोलता है कि कुछ समय से ये मॉन्स्टर मेरे सपने में आ रहा है, इसीलिए मैं इसकी ड्राइंग्स बनाता हूँ। मगर एक दिन मैंने अपने जादू पर से कंट्रोल खो दिया और ड्राइंग के अंदर से मॉन्स्टर ने निकलकर मेरे को नोच लिया। लेकिन वेडनेसडे उस पर शक कर रही थी तो वो उस पर काफ़ी गुस्सा करता है और फ़ौरन उसे यहाँ से जाने को कहता है। वेडनेसडे वो खून लगा कपड़ा और नाखून जाकर पुलिस वालों को दे देती है और कहती है कि ये लो ठोस सबूत, चाहे डीएनए टेस्ट करा लो, मेरे ख्याल से इतना सबूत काफ़ी होगा, है ना। वो अपने दोस्त के पास जाती है और कहती है कि डांस पार्टी में जाने के लिए हमारे साथ कोई नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि डांस पार्टी में नहीं जाते हैं बल्कि गुफा में जाकर उस मॉन्स्टर को ढूंढते हैं। और रात को वेडनेसडे जंगल में जाने की तैयारी कर रही थी तभी उसके दरवाजे पर वो वेटर तैयार होकर आता है, क्योंकि हाथ ने उसे अपनी तरफ से डांस पार्टी में आने की दावत भेजी थी। वेटर काफ़ी खुश था तो वेडनेसडे उसका दिल तोड़ना नहीं, वो गुफा में जाने वाले प्लान को कैंसिल करके वेटर के साथ पार्टी में जाने का फैसला करती है। वेडनेसडे वहाँ से जाने लगती है तभी उसका दोस्त आकर उससे कहता है और वेडनेसडे उससे बोलती है कि आई एम सॉरी कि आज हम नहीं जाएंगे, कल चलेंगे गुफा में। मगर उसका दोस्त बिना बताए अकेला ही गुफा में चला जाता है। उधर पार्टी में सारे लोग आकर काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, जहाँ सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ पार्टी में आए हुए थे। तभी जेवियर वहाँ पे उस लड़की के साथ में आता है। लेकिन वेडनेसडे जब वहाँ पे उस वेटर के साथ आती है तो उन दोनों को साथ देखकर जेवियर जलने लगता है। सभी लोग डांस कर रहे थे और वेडनेसडे के डांस करने के स्टाइल को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी अजीब तरीके का डांस कर रही थी। उधर जंगल में वेडनेसडे का दोस्त भी वहाँ पे पहुँच गया था और छुपकर वहाँ पे मॉन्स्टर के आने का इंतज़ार कर रहा था। मगर तभी वहाँ पे कोई आता है और गुफा में धमाका करके वहाँ से चला जाता है। जेवियर लगातार उन दोनों को देखकर जल रहा था, इसलिए वो इस विलन लड़की से कहता है कि तुम अपना लॉकेट उतारो और अपनी जल परी दोस्त से मेरे लिए मदद मांगो कि मैं वेडनेसडे को भूल जाऊं। इसी बात पर वो विलन लड़की भड़क जाती है, तुम तो पहले ये कह रहे थे कि इस जल परी से मैंने तुम्हें अपने काबू में किया है, अब तुम्हें किसी को बुलाने के लिए मेरी ही मदद चाहिए। तभी बाहर शरारती लड़कों का ग्रुप आता है टैंकर लेकर और एक पाइप लगा देता है और फिर तभी अचानक सभी के ऊपर खून की बारिश होने लगती है, क्योंकि वो टैंकर जो शरारती लड़के लेकर आए थे उसमें खून था। यह देख सारे लोग घबरा जाते हैं और पार्टी से भागने लगते हैं। मगर वेडनेसडे वहीं खड़ी रहती है, क्योंकि उसे तो अब और मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो बारिश खून की नहीं बल्कि कलर की थी। जिसमें वेडनेसडे को एकदम से एक ख्याल आता है, जिसमें वो देखती है कि उसका दोस्त अकेला ही जंगल में चला गया है और वो मुसीबत में है और उसकी जान खतरे में है। इसलिए वो जंगल की तरफ भागती हुई उसको बचाने के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसके दोस्त के पीछे वो मॉन्स्टर पड़ गया था और वो मॉन्स्टर उस पर एक बार हमला करता ही है, जिससे वेडनेसडे को पता चल जाता है और वो वहाँ पे पहुँच जाती है। वो मॉन्स्टर वेडनेसडे को देखकर वहाँ से भाग जाता है। वो अपने दोस्त को वहाँ बेहोश पड़ा देखकर काफ़ी घबरा जाती है, जिसके बाद उसकी टीचर भी वहाँ पर आ गई थी। अगले दिन उसके दोस्त को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वेडनेसडे वापस अपनी एकेडमी में आ जाती है, जहाँ वो अपने डैड पर लगे इल्ज़ाम को सुलझाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर सच क्या है। आज के दिन एकेडमी में सारे माँ बाप अपने बच्चों से मिलने के लिए आते थे। तभी वो प्रिंसिपल बताती है कि वेडनेसडे की दोस्त की हालत में सुधार हो रहा है, कुछ दिन के बाद वो ठीक होकर वापस आ जाएगा। मगर दूर खड़ी वेडनेसडे अपनी रूममेट को बताती है कि वो तो कोमा में है, ये तो झूठ बोल रही है। तभी यहाँ दोनों के माँ बाप आ जाते हैं और ये उनसे मिलने चली जाती है। तभी वेडनेसडे अपने माँ बाप को बताती है कि आपने जब से मुझे यहाँ छोड़ा है मेरे पर बहुत सारे हमले हुए हैं। इन सभी को अपनी फैमिली से मिलते देख विलन लड़की और वो जेवियर दूर खड़े हुए सबको देख रहे होते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप आज भी उनसे मिलने नहीं आए, क्योंकि वो विलन लड़की सुधर गई होती है और उसकी जेवियर के साथ में अच्छी दोस्ती भी हो गई होती है। तभी इतनी देर में उसकी मॉम भी वहाँ पे आ जाती है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। वेडनेसडे के माँ बाप जब प्रिंसिपल से मिलते हैं तो प्रिंसिपल उनसे कहती है कि वो काफ़ी अजीब तरीके से सबसे पेश आती है, इसे डॉक्टर के पास ले जाएं इलाज कराने के लिए। इससे पहले कि वो वहाँ पे कुछ कहते, वेडनेसडे बोल पड़ती है कि डैड ये एक लड़का जिसका नाम गैरिट है, इसके खून का इल्ज़ाम आपके ऊपर है। तो वेडनेसडे की मॉम उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। तो वो अपनी मॉम को ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि मत बताइए, बाकी सबूत मैं खुद ढूंढ लूँगी। वो सीधा जाती है हॉस्पिटल अपने दोस्त से मिलने।
जी हाँ, उसका ख्याल वेडनेसडे का साथी उसका हाथ रख रहा था। तभी पता चलता है कि डॉक्टर ने अपनी जान ले ली है। जी हाँ, और ये डॉक्टर वही था जिसके मुर्दा खाने में वेडनेसडे उस बूढ़े आदमी के जख्म को देखने के लिए आई थी। मरने से पहले डॉक्टर ने एक खत भी छोड़ा हुआ था जिसमें लिखा था कि मैं गेल्ट के केस पर शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने उसकी झूठी रिपोर्ट बनाई थी। और सब सारे लोग खाना खा रहे थे, तभी वहाँ पे पुलिस वाले अंकल आते हैं और वेडनेसडे के डैड को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मैं गैरेट के खून के इल्ज़ाम में आपको पकड़ रहा हूँ। जेल में वेडनेसडे अपने डैड से मिलने जाती है और पूछती है कि बताएं गैरेट से आपका क्या वास्ता है। तब वो बताते हैं कि गैरेट तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता था। फिर एक दिन जब तुम्हारी मॉम और मैं साथ थे तभी गैरेट ने आकर मुझ पर हमला कर दिया। मैंने अपना काफ़ी बचाव किया जिस दौरान गलती से उसकी मौत हो गई। ये सुनकर वेडनेसडे को उनकी बात थोड़ी झूठी लगती है। तब वो पुलिस वाले के पास जाती है और कहती है कि मेरे डैड ने गैरेट को नहीं मारा, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। जिस पर वो कहता है कि दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, हमारे पास सबूत आ गए हैं तुम्हारे डैड के खिलाफ। वेडनेसडे कहती है कि मेरा ख्याल है कि जिसने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश करी उसने ही गैरेट को मारा होगा। पार्क में उसकी रूममेट अपनी मॉम के साथ बैठी हुई थी, जहाँ उसकी मॉम चाहती है कि वो पूरी तरह से एक वेयरवुल्फ बन जाए और वो उसे एक डॉक्टर के पास जाने का कहती है, मगर उसकी रूममेट ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए वो यहाँ से चली जाती है। और वेडनेसडे अपनी मॉम के पास जाती है ताकि वो सारी सच्चाई जान सके। और वो अपनी मॉम से कहती है कि आपने मुझे इस एकेडमी में इसलिए भेजा ना ताकि मैं आपकी परछाई बन के रहूँ। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि ये एक एकेडमी नहीं, पहले यहाँ पे एक ग्रुप हुआ करता था जिसकी बुनियाद तुम्हारे डैड की फैमिली की एक औरत ने रखी थी जिसका नाम गूडी था। मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ कि डैड ने तो गैरेट को नहीं मारा तो किसने मारा। तो उसकी मॉम बताती है कि मैं जब वहाँ गई तो तुम्हारे डैड और गैरेट आपस में लड़ रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की मगर गैरेट तुम्हारे डैड को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। मैंने फ़ौरन तलवार उठा ली और जैसे ही गैरेट मेरी तरफ आने लगा तो तलवार उसके आर पार हो गई और वो मारा गया। मगर तुम्हारे डैड ने मेरी जान बचाने के लिए तलवार मुझसे ले ली ताकि सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ जाए। वेडनेसडे कहती है कि मगर मुझे पता चला था गैरेट मरा था तो उसके मुँह से झाग निकल रहे थे। ऐसा तभी होता जब किसी ने जहर लिया हो। सच पता करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, गैरेट की कब्र को खोदना। जिसके बाद वो अपनी मॉम के साथ मिलकर गैरेट की कब्र को खोद देती है और वहाँ से उसकी एक उंगली ले लेती है। मगर तभी वहाँ पुलिस आकर उन दोनों माँ बेटी को पकड़ लेती है। जेल में वेडनेसडे अपने मॉम डैड को उसकी उंगली दिखाती है और बोलती है कि उसकी मौत जहर से हुई थी। जैसे ही वेडनेसडे का हाथ इस उंगली पर लगता है उसे फ़ौरन एक ख्याल आता है जिसमें वो देखती है कि गैरेट के डैड ने उसको एक जहर दिया था ताकि वो पूरी एकेडमी के लोगों को मार दे। जब उसकी लड़ाई वेडनेसडे के डैड से हुई तो जहर की बोतल टूट गई, जिसका मतलब साफ था वो सिर्फ वेडनेसडे के डैड को ही नहीं पूरी एकेडमी को ख़त्म करने के लिए आया था। जेल से रिहा होने के बाद में वेडनेसडे और उसकी मॉम मेयर के पास जाती हैं। आपने गिल्ड की मौत के सच को छुपाया, उसकी मौत जहर से हुई थी ना कि हमारे मारने से। और ये बात साबित भी हो गई जिसमें मेयर सब कुछ सच बता देता है। जिसके बाद वेडनेसडे के डैड को भी रिहा कर दिया जाता है। और तभी वेडनेसडे अपने मॉम को बताती है कि उसको बहुत ख्याल आते हैं, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि ये खासियत हमारे ख़ानदान में है, ख्याल सबको आते हैं। अगर ख्याल हमारे कंट्रोल में ना रहें तो ये हमें पागल बना सकते हैं। इसीलिए हमारे ख़ानदान के पुराने लोग आकर हमें आसान रास्ता बताते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। तभी वेडनेसडे एकदम फ़ौरन बोलती है कि जैसे गुडी एडम्स। उसकी मॉम कहती है कि मुझे नहीं पता मगर तुम होशियार रहना। गुडी एडम बदला चाहती थी। और दूसरी तरफ जब सबके पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलने के बाद जाते हैं तो उसकी रूममेट कहती है अपनी मॉम से कि आप चिंता मत करना, जब मुझे वेयरवुल्फ बनना होगा तो मैं बन जाऊंगी। जाने से पहले वेडनेसडे की मॉम उसे वही किताब देती है जो अक्सर प्रिंसिपल के पास हुआ करती थी। वो किताब लेकर वेडनेसडे प्रिंसिपल के पास जाती है और बोलती है कि उस अनजान लड़के को आपने मारा था, मैंने देखा था। इसके बारे में मैंने कहा था कि उसे मॉन्स्टर ने मारा है क्योंकि वो आप ही हो जो खुद को बदल बदल कर लोगों को मार रही हो। मैं ये बात पुलिस को बता दूंगी। जिस पर प्रिंसिपल कहती है कि नहीं, मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि वो तो अपनी ताकतों पर से कंट्रोल खो बैठा था। इनकी बातों के दौरान उन्हें बाहर से शोर सुनाई देता है, लेकिन जब वो उसे वहाँ पर चेक करने जाती हैं तो बाहर ग्राउंड में आग से कुछ लिखा हुआ है और वेडनेसडे अपने चारों तरफ मोमबत्तियाँ जलाकर बैठी थी। वो गुडी को बुलाने की कोशिश कर रही थी मगर तभी उसकी रूममेट आ जाती है और साथ ही उसे एक खत भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम गुफा में आकर मुझसे मिलो। फिर वेडनेसडे अपनी रूममेट के साथ वहाँ पर जाती है और गुफा के अंदर जाने के बाद में उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कोई है। दरअसल वहाँ पर जेवियर और उसके साथी थे जो वेडनेसडे को सरप्राइज़ देना चाहते थे क्योंकि आज उसका बर्थडे है। यहाँ पे वेडनेसडे को एक लाइन लिखी हुई दिखती है कि जब मैं लौटूंगा तो शोले बरसेंगे। इसे जैसे ही वो हाथ लगाती है तो उसे ख्याल आता है, तो उस ख्याल में उसे वो वापस से लड़की मिलती है
और ये लड़की और कोई नहीं, ये गुडी ही है। और गुडी उससे बोलती है एक महल दिखाकर कि अगर तुम्हें जादूगर को ढूंढना है तो इस जगह को ढूंढ कर यहाँ पे आना होगा। वो ग्राउंड में खड़ी हुई उस आँख को देख रही होती है जहाँ पे कुछ लिखा हुआ था। तभी उसके पास में जेवियर आता है, जिससे वो बात नहीं करती क्योंकि वो उससे नाराज़ थी। उसे लग रहा था कि जेवियर ही वो मॉन्स्टर है। तभी वो अपने दोस्त के पास हॉस्पिटल जाती है, जो वो बेड पे था और उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब थी, इसीलिए वो उससे कोई भी बात नहीं कर पाती। अब वेडनेसडे अपने होटल में जाकर अपने दोस्त से मिलती है। उस वेटर दोस्त को वो तस्वीर दिखाकर पूछती है कि क्या तुम इस जगह के बारे में जानते हो। वो मना कर देता है। अब यहाँ तो उसका काम नहीं हुआ, इसलिए वो उस तस्वीर को लेकर जेवियर के पास जाती है। उससे भी वही सवाल करती है कि क्या तुम इस जगह के बारे में जानते हो। तभी उसकी नज़र इस पेंटिंग के ऊपर जाती है जो जेवियर ने पहले से ही बनाई हुई थी, जिस पर वो बताता है कि ये जगह पहले से ही मेरे सपने में आई थी और इसलिए मैंने इसको बना दिया। अच्छी बात ये थी कि जेवियर इस जगह के बारे में जानता भी था। तभी उस महल का पता लेकर वेडनेसडे वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर वो मेयर पहले से ही मौजूद था। क्योंकि वो जान गया था कि असली कातिल कौन है, तो वेडनेसडे उसकी गाड़ी में ही छुप जाती है। मगर जैसे ही उनकी गाड़ी शहर में पहुँचती है तो मेयर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। उसी रात के वक्त वेडनेसडे अपने दोस्तों के साथ में उसी महल में जाती है और वहाँ जाकर उसे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे पहले से ही कोई रह रहा था, क्योंकि मोमबत्तियाँ गर्म थीं और कमरा भी एकदम साफ़ था। इतनी ही देर में वो मॉन्स्टर भी वहाँ आ जाता है। वो लोग जाकर छुप जाते हैं और उस कमरे में जाकर देखते हैं कि यहाँ पे जिन जिन के ऊपर भी मॉन्स्टर ने हमला किया था उनके कटे हुए बॉडी के पार्ट यहाँ पर स्टोर किए हुए हैं। वेडनेसडे अपने दोस्तों को मॉन्स्टर से बचाना चाहती थी, इसलिए वो उन्हें यहाँ से ले जाती है। वहाँ से वो उस वेटर के घर जाते हैं और जैसे ही उसके डैड आते हैं तो वो वेडनेसडे उससे कहती है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर जो थे वो जब उन्हें महावीर महल में ले जाती है तो वहाँ पे कुछ नहीं था, जो कि जिस्म के कटे हिस्से बोतल के अंदर थे वो एकदम खाली होते हैं। इस बात पर पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि आज के बाद तुम मेरे बेटे से कभी नहीं मिलोगे। वेडनेसडे एकेडमी आती है और वहाँ पे उसको प्रिंसिपल मिलती है और प्रिंसिपल उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें कहीं भी जाने से मना किया था। जिस पर वेडनेसडे जवाब देती है कि मैं सच का पता लगाने गई थी, मगर मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जिसके बाद वो प्रिंसिपल को एक पेंटिंग भी दिखाती है जिसमें वो जादूगर था और वेडनेसडे खुद थी। इसलिए वो अनजान लड़का उसको मारना चाहता था, क्योंकि उस लड़के को लग रहा था कि मैं एकेडमी के लिए ख़तरा हूँ, मगर ख़तरा तो कोई और ही था, एकेडमी, और सबको बचाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे एक मौका मिलना चाहिए। नहीं, तुम कहीं भी नहीं जाओगी, आगे से तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें एकेडमी से निकाल दूँगी। और प्रिंसिपल चली जाती है। जब वेडनेसडे अपने कमरे में आती है तो आके देखती है कि उसकी रूममेट अपना सामान पैक कर रही होती है, क्योंकि वो यहाँ से जा रही है। उसकी रूममेट गुस्से में वेडनेसडे से बोलती है कि तुम्हें सिर्फ अपना काम निकलवाना आता है, फिर चाहे तुम्हारे दोस्तों की इसमें जान ही क्यों ना चली जाए। आज वो अजीब सा मॉन्स्टर मुझे भी मार देता। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। अब वेडनेसडे बिल्कुल अकेली रहती है, तो इसलिए वो कमरे में कोने में बैठ के उस बॉक्स को देखने लगती है जो वो जादूगर के यहाँ से चुरा कर लाई थी। बॉक्स के नीचे एक खत मिलता है जिसमें बहुत सारी वेडनेसडे की तस्वीरें होती हैं, जिसे देखकर वो बोलती है कि मेरी एडम्स फैमिली, जादूगर, मॉन्स्टर और मैं किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब ये बात मेयर को पता चली तो किसी ने उनका मुंह बंद कर दिया, मगर मैं चुप नहीं बैठूंगी। तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढूंगी। और मेयर की मौत हो गई थी, तो जब उन्हें दफनाया जा रहा था तो वेडनेसडे वहाँ आती है, तो वो सोचते हैं कि कातिल यहाँ पे ज़रूर आया होगा। तभी वो देखती है कि एक आदमी उसको देख के भाग रहा होता है। जंगल की तरफ वो उसके पीछे भागने लगती है, तो वो और कोई नहीं, उसका खुद का एक अंकल ही है। और अंकल बताते हैं कि मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम है। तो वेडनेसडे उन्हें कुछ वक्त के लिए एक कैबिन में छुपा देती है, जिसके बाद वेडनेसडे उन्हें एक फ़ोटो दिखा के बोलती है कि आप इसके बारे में जानते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं इसके बारे में नहीं जानता, अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो तुम्हें खुफिया लाइब्रेरी में जाना होगा। वहाँ एक तिजोरी में डायरी है जिसमें इस मॉन्स्टर के बारे में सब लिखा हुआ है। आधी रात में वेडनेसडे उस लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर जेवियर पहले से ही मौजूद था। तभी वेडनेसडे उससे कहती है कि जहाँ जहाँ है हमला हुआ है वहाँ तुम पाए जाते हो, तो होना हो मॉन्स्टर तुम ही हो। पर ये बात सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे उसके अंकल आते हैं और वो मिलकर उस डायरी को ढूंढ लेते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि ये मॉन्स्टर किसी के कंट्रोल में भी आ सकता है, कि बस ये अपने मालिक के कहने पर ही काम करता है। फिर वो अपने साथी हाथ से कहती है कि मैं उस वेटर से मिलने जा रही हूँ, तब तक तुम मेरी डायरी का ख्याल रखना। फिर जब वो वेटर के साथ उस गुफा के अंदर जाती है और देखती है, तो क्योंकि वो वेटर उसको शादी के लिए वहाँ पे पूछने वाला था, उसने इसलिए वो पूरा सजाया हुआ था। वेडनेसडे जब वापस आती है तो देखती है कि उसके रूम का सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। उसकी डायरी को वहाँ से चुरा कर ले आते हैं और वो जैसे ही अपने साथी हाथ को देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि उसकी हथेली में से चाकू किसी ने आर पार कर दिया होता है।
और वहाँ से भागती है, रोती हुई सीधे अंकल के पास जाती है, बोलती है कि प्लीज़ अंकल, आप कैसे भी करके इस हाथ को ज़िंदा कर दो। जिस पर अंकल उसे बिजली का झटका देते हैं और वो ज़िंदा हो जाता है। और वो उससे पूछती है कि तुम पर हमला किसने किया था, तो वो इशारे में उससे बोलता है कि मेरे पे किसी ने पीछे से हमला किया था। जिस पर वेडनेसडे गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो जो भी है। और वो प्रिंसिपल से आकर बोलती है कि किसी ने मेरे कमरे में जाकर तोड़फोड़ कर दी और साथ ही वो उस डायरी को भी चुरा कर ले गया है। तो वो कहती हैं कि वो खुफिया डायरी तो खुफिया लाइब्रेरी में थी, तो वो तुम्हारे पास कैसे आई। तो वो कहती है कि वो तुम ऐसी हरकतें मत किया करो जिससे हमारी एकेडमी को बंद करना पड़ जाए। जो दोस्त वहाँ पर आकर उससे बताते हैं कि वो जो गैरेट जिसको तुम्हारे डैड ने मारा था, उसकी मॉम को किसी ने डुबो के मार दिया था और उससे पहले उनकी सारी प्रॉपर्टी एक डॉक्टर ने हथिया ली थी। डॉक्टर नाम सुन के वेडनेसडे को दिमाग के डॉक्टर पर शक होता है और वो सीधा उस डॉक्टर के पास जाती है और उस डॉक्टर से बोलती है कि मैं जानती हूँ आपके अंदर गिल्ट की मॉम की आत्मा है, अब बस कर दो, तुम्हारा खेल ख़त्म हुआ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें सुन के डॉक्टर को ज़रा भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो प्रिंसिपल को सीधे कॉल करती है और बोलती है कि वेडनेसडे आई थी और उसका बर्ताव काफ़ी अजीब था। अब तभी यहाँ पे मॉन्स्टर आ जाता है जो उन पे हमला करके और उनको मार देता है। डॉक्टर तो मर गई थी, इसलिए वेडनेसडे की शक की सुई अब जेवियर पर आ जाती है। वो उससे मिलने उसके कैबिन में जाती है, यहाँ उसे मरे हुए लोगों का सामान भी मिलता है। तभी वहाँ पे पुलिस भी आकर जेवियर को पकड़ लेती है, क्योंकि पुलिस को यहाँ पर वेडनेसडे ने ही बुलाया था। जैसे ही वेडनेसडे अपने रूम में आती है तो वो देखती है कि उसकी रूममेट भी आ गई होती है और आकर बोलती है कि तुम्हारा और मेरा यहाँ कोई आपस में ताल्लुक़ है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से सीधे वेटर के पास जाती है और देखती है कि उसको फिर एकदम से ख्याल आने लगता है। जैसे ही वो वेटर को छूती है तो वो समझ जाती है कि मॉन्स्टर और कोई नहीं, वेटर ही है। फिर वो वेटर को एक जगह पे बुलाती है और कहती है कि जेवियर को तो सिर्फ फंसाया जा रहा है, बल्कि असली मॉन्स्टर तो तुम ही हो। तभी वहाँ वेडनेसडे के सारे दोस्त भी आ जाते हैं और वेटर को पकड़कर कुर्सी से बांध देते हैं और वो लोग उस पर जुर्म करना चाहते हैं, मगर वो ऐसा नहीं चाहती। तो वेडनेसडे जैसे ही वेटर को मारने के लिए आगे जाती है, फिर एकदम से उसके डैड जो कि पुलिस वाले थे वो वहाँ पर आकर वेडनेसडे को गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि वो उनसे कहती भी है कि असली मॉन्स्टर आपका बेटा ही है, असली खूनी यही है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनते हैं। जैसे ही वो वहाँ से जा रही थी तो वेटर उसके पास आकर बोलता है कि कैसा लगा हारना, अभी तो बहुत कुछ बाकी है बच्चू, देखते जाना आगे क्या क्या होगा। उसके बाद प्रिंसिपल भी वेडनेसडे को कह देती है कि तुमने सारी हदें पार कर दी, इसीलिए उसको एकेडमी से निकाला जा रहा था। लेकिन अभी वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि वेटर ही असली खूनी है। तब आखिरी बार वेडनेसडे उस जेवियर से मिलने जाती है और उससे नाराज़ भी था वो जेवियर, और वो जेवियर को सब कुछ सच सच बता देती है कि मॉन्स्टर वेटर ही है जिसने मेरे ज़रिए तुमको फंसाया है। वो उसकी एक नहीं सुनता है और कह देता है कि सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो, अगर तुम ही एकेडमी छोड़ कर चली जाओगी तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये बात सुनने के बाद वो एक सेकंड भी नहीं रुकती है, वहाँ से चली जाती है। वो अपने कमरे में आकर अपना सारा सामान पैक कर लेती है, जिसके बाद वो सभी से आखिरी मुलाकात करती है। सबसे आखिर में वो अपने दोस्त के पास जाती है जो कि हॉस्पिटल में होता है और कहती है कि मैं तो जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और बाहर मत निकलना, बाहर मॉन्स्टर हो सकता है। और कहती है कि उस दिन गुफा में धमाका करने वाला और कोई नहीं बल्कि प्रिंसिपल ही थी, जिस पर वो कहता है कि नहीं, धमाका करने वाले के जूते लाल थे, बल्कि प्रिंसिपल कभी भी लाल जूते नहीं पहनती। ये बात सुनकर वेडनेसडे समझ जाती है कि असली कातिल कौन है। वो अपनी उसी टीचर के पास जाती है जिसे सब पसंद करते थे। बाकी लोग तो बिना वजह मारे गए हैं, बल्कि असली कातिल तो तुम ही हो। तुमने ही वेटर को कंट्रोल करके अपना गुलाम बना लिया, अपने इशारों पर नचाकर सबको मरवा दिया। तभी यहाँ पर वेटर भी आ जाता है, जिसके बाद टीचर कहती है कि जल्दी करो, वेडनेसडे को मार दो। और रूप बदल कर प्रिंसिपल ये बताती है कि वो टीचर नहीं बल्कि प्रिंसिपल थी। और अब वेडनेसडे जहर का इंजेक्शन प्रिंसिपल के गले में घुसा देती है, जिससे वो मारी जाती है। टीचर मारकर वेडनेसडे को भी अपनी खुफिया गुफा में ले आती है और बांध देती है। टीचर बताती है कि जिन लोगों को मारकर उनके बॉडी के पार्टों को इकट्ठा किया गया था वो दरअसल जादूगर को दोबारा जिंदा करने के लिए किया गया था। तभी टीचर वेडनेसडे को बताती है कि गूडी ने जब जादूगर को मारा था तो जादूगर की कब्र पर एक अपने जादू से ताला लगा दिया था, और अब जादूगर को दोबारा जिंदा करने के लिए यानी कि गूडी की फैमिली का खून चाहिए, यानी कि तुम्हारा खून चाहिए। और अब हमें ये सुनहरा मौका मिल गया है जादूगर को दोबारा ज़िंदा करने का। जिसके बाद टीचर चाकू उठाकर
वेडनेसडे के हाथ पर कट लगा देती है, जिसके बाद वो उसके खून से जादूगर की कब्र का ताला खोल देती है, जिसके बाद वो जादूगर दोबारा से ज़िंदा हो जाता है और बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो जादूगर वेडनेसडे को चाकू मार देता है, जिसके बाद वो जख्मी हो जाती है। फिर तभी यहाँ गुडी एडम्स आती है और वेडनेसडे को बिल्कुल ठीक कर देती है, जिसके बाद वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें ठीक तो कर दिया है, मगर आज के बाद मैं तुम्हें कभी नज़र नहीं आऊँगी। जंगल के रास्ते से जब वेडनेसडे जा रही होती है तभी उसके सामने वेटर आ जाता है, जिससे टीचर कंट्रोल कर रही थी। फिर वो मॉन्स्टर बन जाता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर उसे मारने वाला होता है तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा वेयरवुल्फ आ जाता है, बल्कि वो वेयरवुल्फ और कोई नहीं, वेडनेसडे की रूम पार्टनर ही थी, जो कि आज पहली बार वेयरवुल्फ बनी थी सिर्फ वेडनेसडे को बचाने के लिए। यहाँ वेयरवुल्फ और मॉन्स्टर के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें वेयरवुल्फ मॉन्स्टर पर भारी पड़ रही थी। जिसके बाद वेडनेसडे वहाँ से भागकर सीधे अकेडमी जाती है और जादूगर को रोकने लगती है। फिर वेडनेसडे की हेल्प करने के लिए जेवियर आ जाता है। जैसे ही जादूगर जेवियर को मारने वाला था तभी सामने वेडनेसडे आ जाती है और वो जख्मी हो गई थी कि तुम यहाँ से जाओ और वो सब अकेडमी वाले बच्चों को यहाँ से भगाओ, वरना ये जादूगर सबको मार देगा। और वो ये कहकर उससे लड़ने लगती है और एक तलवार लेकर उससे लड़ाई करने लगती है। जादूगर वेडनेसडे को मारने ही वाला था तभी उसकी दोस्त वहाँ आकर उसका ध्यान भटका देती है, जिस दौरान वेडनेसडे उठती है और तलवार के एक छोटे से टुकड़े को जादूगर के आर पार कर देती है कि ऐसा उसे करने के लिए गुडी एडम्स ने कहा था। जी हाँ, जिसके बाद जादूगर जलने लगता है और राख बनकर आसमान में उड़ जाता है। वो एक बार फिर मर जाता है। ऐसा करते ही वहाँ पे वो टीचर आ जाती है, जिसके हाथ में गन होती है और वो वेडनेसडे के ऊपर तान देती है। ऐसा करते ही तभी वेडनेसडे का दोस्त यहाँ पे आ जाता है, जिसके पास में बहुत सारी मधुमक्खियाँ थीं और टीचर का भी काम तमाम हो जाता है। जब ऐसा करने के बाद में वेडनेसडे वापस बाहर आती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, तो वो देखती है कि उसकी रूममेट भी वहीं पे थी। मगर हैरत की बात यह है कि वेडनेसडे को अब कोई ख्याल नहीं आ रहा था। उसके बाद वेडनेसडे अपना नावल भी पूरा कर लेती है और फिर सब कुछ सही चलने लगता है। फिर उसके कुछ समय बाद वेडनेसडे अपना नावल भी कंप्लीट करने के बाद में जेवियर से मिलने जाती है और जेवियर उसको एक गिफ्ट देता है, जिसके अंदर एक मोबाइल था। फिर उसके बाद वेडनेसडे वापस अपने घर जा रही होती है। एकेडमी में सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। वेडनेसडे जब वापस अपने घर जा रही होती है तो गाड़ी में उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिसमें उसको उसकी बहुत सारी तस्वीरें आती हैं और उसमें मैसेज होता है कि मैं तुम पर नज़र रखा हुआ हूँ। तो वो समझ नहीं पाती है कि टीचर को तो मैंने मार दिया था, मगर फिर ये कौन है। फिर उसी के सामने एक पुलिस की गाड़ी जा रही होती है, जिसमें वो वेटर जा रहा होता है, जिसके बारे में सबको पता चल गया होता है कि यही एक मॉन्स्टर है और इसको कोई कंट्रोल कर रहा है। मगर तभी अचानक से वेटर दोबारा से मॉन्स्टर बन जाता है और तभी सभी पुलिस वालों को मार देता है। इसका मतलब तो यही है कि टीचर के अलावा उसको कोई और हैंडल कर रहा है, जो कि सबको मरवाता जा रहा है। और ये मुझे लग रहा है कि सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, यानी कि अभी भी कोई है जो अकेडमी को बंद कराने में लगा हुआ है और मॉन्स्टर के ज़रिए खून खराबा, कत्ल होना आम ही रहेगा। और इसी के साथ ये सीज़न यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।